सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सफाई कर्मचारी। दोस्तों, इससे पहले हमने जो है कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी मॉडल्स पेपर की वीडियो बना चुके हैं, कुछ बाकी है, वो आपको मिल जाएगी। जो 500 क्वेश्चन स्पेशल बनाए गए थे उसकी वीडियो चल रही हैं। साथ ही अभी हमने क्या कुछ वन लाइन क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि वन लाइन ही है, उसमें कुछ विवरण दिया गया है, उसमें थोड़ा सा डिटेल दी गई है। आप उनसे भी क्वेश्चन, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से पिछले पेपरों में सफाई कर्मचारी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों, यह जो है इसका पार्ट नंबर 2 है, यानी कि पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, सेकेंड वीडियो है। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। पोटेशियम परमानेंट किस प्रकार का यौगिक है? तो यह एक तरह का जो है उत्तर है अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। प्रश्न नंबर 22 है का जो कोरोना वायरस बीमारी 2019 यानी जिसको हम कोविड-19 बोलते हैं से पीड़ित मरीज पर क्या उपचार किए जाते हैं? तो कोविड-19 से पीड़ित मरीज के लिए कोई भी विशिष्ट वायरोरोधी यानी कि एंटी वायरल क्या जो हो रहा है या जो वायरस हुआ है, अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी है, उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस वायरस के संक्रमण लोगों को उनके लक्षण दूर करने के लिए सहायक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि जिस प्रकार के लक्षण हैं, अगर किसी को बुखार है तो बुखार के लिए जैसे कि नॉर्मली पूरे हम बुखार हो जाता तो पैरासीटामोल लेते हैं, या कुछ जो भी जुकाम हो जाता है, खांसी होती तो खांसी का कफ होने के बाद सिरप लेते हैं। इस प्रकार के उन लोगों को अभी तक दवाएं दी जा रही हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं अगर एग्जाम होता है अभी जल्दी में। प्रश्न नंबर 3 है पोटेशियम परमानेंट का अणुसूत्र क्या है? तो दोस्तों, इसका अणुसूत्र है KMnO4 है। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 है कचरा अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? यानी कचरा वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर क्या विश्व में सभी तरह में जो भी सामान उत्पन्न होता है उसको अनुपयोग होने के बाद वह कचरे में तब्दील हो जाता है। पहले जैविक कचरा होता था, अभी ये जैविक है, इलेक्ट्रिक कचरा इत्यादि। अभी कचरे के बहुत सारे प्रकार बन गए हैं। सभी प्रकार के कचरे को या वेस्ट को मैनेज करने के लिए, प्रबंध करने के लिए हर देश ने कुछ नीतियाँ बनाई हैं। जैसे कि भारत में भी कुछ नीतियाँ बन रही हैं। तो हम कचरे को तो वो क्या है, कचरा मैनेजमेंट या कचरा प्रबंधन क्या है? कचरा अपशिष्ट प्रबंधन। अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है कचरे को संभालने से लेकर उसे निपटाने के लिए अपने अंतिम गंतव्य यानी कि कचरा जो बना उसको संभालना, यानी कि उसको रखने से लेकर उसको निपटाना या उसको ख़त्म करने तक, अंतिम गंतव्य तक ले जाने तक की सभी गतिविधियों का प्रबंधन करना ही कचरा, यानी कि किसी भी कचरा को एक जगह से जहाँ से बना वहाँ से लेके अंतिम उसका समाधान करने के बीच की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उसको हम कचरा अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 लैंडफिल क्या है? दोस्तों, ये जो है कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट की एक विधि है। लैंडफिल में कचरा और कचरा फेंकना कचरे से निपटाने का सबसे आम तरीका है। इस प्रक्रिया में कचरे के गंध और खतरे समाप्त हो जाते हैं। फिर कचरे को लैंडफिल साइडों पर दफना दिया जाता है, यानी कि मेनली गड्ढा खोद के कचरे को दफनाना, यह इस विधि का मेन उद्देश्य है। और इसमें क्या होता है, जब कोई कचरा गंदा होता है या जिसमें बदबू होती है, इस तरह की होने से इसमें जो है गंध समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके कारण भी क्या है, लैंडफिल भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, जिसके कारण कई देशों में लैंडफिल के उपयोग पर पुनर्विचार किया जा रहा है। हालांकि इससे जो है कचरा उत्पन्न होता था और उसको हम दफनाने से कई तरह की समस्याएं या बदबू खत्म हो जाती थी, लेकिन इसके कारण क्या कई सारी गैस बनती हैं और वह गैस निकलती हैं। गैस निकलने के बाद जो वातावरण में जाती हैं और उस गैसों का प्रभाव क्या पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि वातावरण गर्म होता जा रहा है। प्रश्न नंबर 26 है पोल्टर सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों, सफाई कर्मचारी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि पोल्टर सिद्धांत क्या है? प्रदूषण भुगतान सिद्धांत में प्रदूषण पार्टी यानी कि अपशिष्ट जनरेट पर्यावरण के लिए प्रभाव के लिए भुगतान करता है, उसे ही पोल्टर सिद्धांत कहा जाता है। आपको मैं सरल शब्दों में बता दूं, जो भी वातावरण है हमारा, उसमें हर वातावरण में कुछ ना कुछ कारणों से प्रदूषित होता है और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो लेकिन पोल्टर सिद्धांत हुआ बताया गया है कुछ ऐसी कंपनियां या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें ज़्यादा
कहने मतलब गैस या ज़्यादा काम करने से वातावरण नुकसान हो रहा, तो लेकिन उनको क्या पोल्टर सिद्धांत बताया कि अगर आपके कारण वायुमंडल में इतनी गैस उत्पन्न होगी या खतरा इतना होगा तो आपको जो है इसका एक मनी ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी कि भुगतान करना पड़ेगा। उसी को हम पोल्टर सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, कचरा अपशिष्ट कितने प्रकार का होता है? कचरा अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस, गैस और तरल। कचरा जो है ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 28 है, कचरा अपशिष्ट की सामान्य अवधारणाएं क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन की सामान्य अवधारणाएं अपशिष्ट पदानुक्रम है, जिसमें 3 दृष्टिकोण शामिल गए। सबसे पहला तो अगर आपको कचरा प्रबंधन करना है या कचरा मैनेजमेंट करना है तो सबसे बेस्ट विधि ये है कम करना। कचरे को कम करें, कम से कम चीज़ों का यूज करें या चीज़ों को ऐसे करें जिससे कचरा कम उत्पन्न हो। दूसरा, पुनः उपयोग। जो भी कचरा है उसको, मान लिया किसी चीज़ आप ऐसी चीज़ लिए हैं, उसको एक बार यूज करिए, उसका पुनः दूसरे के तार पर यूज किया जा सके। रिसाइकलिंग, फिर उसको रिसाइकलिंग किया जाए। प्रश्न नंबर 29 है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रति वर्ष 5 मई को जो है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, एनारोबिक पाचन विधि क्या है? यह भी प्रक्रिया है जो जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों को विघटित करती है। यह ऑक्सीजन और बैक्टीरिया युक्त वातावरण का प्रयोग डिकम्पोज करने के लिए करता है। कंपोस्टिंग को रोगाणुओं के विकास में सहायक के लिए हवा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये अभी 29 लास्ट में हम प्रश्न नंबर 30 हो गया। 31 है, भारत में ठोस अपशिष्ट को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण का वह क्वेश्चन दोस्तों। आप ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन आप अगर कोई उनसे दूसरा हट के क्वेश्चन आ गया तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने ई बुक बनाई है जिसमें 34 पॉइंट हैं। डस्टबिन क्या हैं, कौन से 5 प्रकार के यूज के आधार पर, सार्वजनिक तौर पर डस्टबिन किस यूज में, मेडिकल आधार पर डस्टबिन कितने प्रकार के हैं, और उसके प्रकार मान लिया कचरा मैनेजमेंट क्या है, यानी कचरा प्रबंधन क्या है, उसमें कौन कौन सी विधियाँ हैं, या फिर हाथ की सफाई का सही क्रम क्या है, या टॉयलेट कितने प्रकार की हैं, वेस्टर्न टॉयलेट के फ़ायदे नुकसान। अगर ये थ्योरी वाली कोई बुक पढ़े गए आप तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ उसको 2-3 बार कोई भी क्वेश्चन दूसरे टाइप से भी आ जाएगा, आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, समझ जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैंने अभी सिर्फ जो भी वीडियो बनाई है, जो मटेरियल बनाया है, सफाई कर्मचारी के हिसाब से बनाया है। अभी दूसरे टॉपिक हम पकड़ेंगे, दूसरा सब्जेक्ट। जिनको भी मान लिया ये कोर्स लेना है दोस्तों, वो कोर्स ले सकता है। पहले इसका 250 रुपये रखा था, लेकिन बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज किया, सर हमारे पैसे नहीं हैं, हमको फ्री में दे दीजिए। मैं बोला मैंने कुछ चीज़ें फ्री में दे दी हैं, लेकिन पूरी PDF नहीं दे सकता, क्योंकि 8 से 10 जैसे मान लिया जो ट्रेड्स क्वेश्चन है, जैसे सफाई कर्मचारी की भी 3 PDF है, 500 क्वेश्चन का स्पेशल है, एक मॉडल पेपर का है जिसमें ट्रेड भी हैं, दूसरे GK GS मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी हैं। तीसरा जो है एक इसका ई बुक बनाया गया है जिसमें जो थ्योरी वाला, जिसमें 34 पॉइंट हैं, और 34 पॉइंटों को क्या क्या है, जैसे मान लिया आप डस्टबिन के बारे में ले लो, या कचरा प्रबंधन के बारे में ले लो, या राष्ट्रीय जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है उसमें पूरा का पूरा डिटेल से दिया गया है। तो दोस्तों अब मैंने जो आपको देख रहा हूँ, कोरोना के कारण लोगों के पास पैसा भी के लिए मुश्किल हो रहा है, और आप लोग सभी जो अप्लाई किए हैं बेरोज़गार है, लेकिन आपको मैं अभी इसको प्राइस को 250 रुपये से कम करके 100 रुपये में जो भी करेगा उसके लिए ये नहीं कि सर मेरे को ट्रेड्स क्वेश्चन चाहिए या GK चाहिए, GS नहीं चाहिए, सिर्फ रीजनिंग चाहिए। 100 रुपये में आपको फुल कोर्स, जो भी बंदा जो भी आप पेड करेगा 100 रुपये, उसको फुल कोर्स मैं दे दूंगा, तीनों PDF की। जबकि एक ही PDF का मैंने 70 रुपये 60 रुपये प्राइस में बिक रही है इंस्टामोजो पे और अमेजन पे, लेकिन जो मेरे से डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर से मेरे कॉन्टैक्ट करेगा, लेकिन इससे कम के लिए दोस्तों यानी कि आप वो मत करना। तो दोस्तों भारत में ठोस, अब चलते हैं क्वेश्चन, भारत में ठोस अपशिष्ट को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण कौन कौन से हैं? भारत में ठोस अपशिष्ट को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण निम्न है। जनसंख्या, पहले तो जनसंख्या अधिक होने से हमारे देश में प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट कारण है। ठोस नगरपालिका कचरे में जनसंख्या के परिणाम में वृद्धि हो रही है। उच्च आबादी, बुनियादी संसाधनों में बढ़ती मांग के कारण भी जो है
जो है कचरे में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अपशिष्ट उत्पन्न होता है। दूसरा, शहरीकरण। बढ़ती जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार के अवसर में जो गांवों में रोजगार कम है या कमी है, और शहरों में आर्थिक जो है शहरी आर्थिक और सामाजिक विकास के लाभों का आनंद लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र को पलायन करके शहरीकरण हो रहा है, यानी कि लोग बाग शहरों में। दूसरा कारण यह है। तीसरा, शानदार जीवन शैली। भौतिकवादी धारणा और लग्जरी उत्पादों की समस्या के कारण एक आरामदायक और शानदार जीवन जीने के लिए बहुत बढ़ गया है, चाहे कि उसकी आवश्यकता हो या ना हो। उसके परिणामस्वरूप अधिक अपशिष्ट उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि कुछ लोगों के पास पैसा भी इतना हो जाता है कि जहाँ चीज़ों की बहुत कम आवश्यकता है, बहुत ही कम सीमित होने के कारण भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदना रखना चाहते हैं, यानी कि शानदार जीवन जीना चाहते हैं। कहीं पर भी कोई समस्या ना है, उसके कारण भी जो है कचरे में बढ़ोतरी की जा रही है। चौथा है ई कचरा। जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ती जा रही है, नई तकनीकी की मांग भी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या अधिक होने के कारण, शहरीकरण के कारण मोबाइल, टीवी, प्ले स्टेशन, रेफ्रिजरेटर इत्यादि जो भी है, परिणाम स्वरूप पुराने गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक को बढ़ावा दे रहे हैं। चौथा है पोल्टर सिद्धांत का पालन न होना, यानी कि पोल्टर सिद्धांत भारत के अंदर तो नाम मात्र का, कोई कितना भी प्रदूषण कर दें, किसी से कोई उसका भुगतान नहीं किया जाता है, जबकि दूसरे देशों में पोल्टर सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा। जब भी कोई फैक्ट्री लगेगी उसी समय उसके निर्धारित हो जाएगा कितना उसका के द्वारा गैस उत्पन्न होगी, जिससे वातावरण में प्रदूषित होगा, उसको इतने रुपए जो है इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन भारत में क्या है, पोल्टर सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। प्रदूषित भुगतान सिद्धांत में प्रदूषण पार्टी यानी अपशिष्ट जनरेशन पर्यावरण के लिए प्रभाव के लिए भुगतान करता है, और पोल्टर सिद्धांत का पालन न होने पर प्रदूषण पार्टी द्वारा अधिक अपशिष्ट उत्पन्न किया जाता है। और जब ऐसा हो, जैसे भारत जैसा देश है, पोल्टर सिद्धांत लागू नहीं, कोई कितना भी जो है पराली जलाए, कोई कितना भी फैक्ट्रियों में धुआं करे, कोई कितना भी प्रदूषित करे, कोई मतलब नहीं है, तो इसके कारण भी जो है कचरा ज़्यादा उत्पन्न होता है। नहीं तो अगर पोल्टर सिद्धांत हो जाए तो जो फैक्ट्रियों में अंधाधुंध काम करने वाले हैं, जो एक काम करना है उसके लिए 1 लाख पार्ट बना देते हैं, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है, इससे भी कचरा। प्रश्न नंबर 32 है, अपशिष्ट प्रबंधन के फायदे क्या हैं। यानी कि कचरा जब बनता है, कचरे को बनने के बाद हम उसका प्रबंधन मैनेजमेंट करते हैं, और मैनेजमेंट के फायदे क्या क्या हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के निम्न फायदे हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करती है। हालांकि हम सभी को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने परिवेश को स्वच्छ रखने में भाग लेने की आवश्यकता है। अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयाँ सार्वजनिक क्षेत्र के कचरे और अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके और लैंडफिल साइटों पर उनका निपटारे के लिए अन्य निपटान इकाइयों में परिवहन के लिए काम करते हैं। कचरे से निकलने वाली गंध और गैसों के निपटारे में हमें पहले ख़त्म कर दिया जाता है। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया परिणाम स्वरूप पर्यावरण को स्वच्छ, यानी कि जो भी हम वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा या अपशिष्ट प्रबंधन करते हैं, उससे मेनली मुद्दा क्या है, पर्यावरण स्वस्थ रहता है। दूसरा, ऊर्जा को संरक्षित करता है। अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में रिसाइकल शामिल है। उत्पादन का पुनर्चक्र नए उत्पादनों, कच्चे माल के उत्पादन को कम करने में मदद करता है। रिसाइकलिंग से ऊर्जा संरक्षण में भी मदद मिलती है, क्योंकि रिसाइकलिंग की प्रक्रिया कम ऊर्जा का प्रयोग, यानी कि कोई सामान आप नया बनाओगे और कोई सामान रिसाइकल कहने मतलब दोबारा रीयूज करेंगे, तो उसमें खपत होने वाली, चाहे मानव शक्ति की ऊर्जा हो, चाहे इलेक्ट्रिक ऊर्जा हो, दूसरी कोई भी चाहे कोई भी ऊर्जा हो, वह कम यूज होती है। वायु प्रदूषण कम, इससे क्या है, कचरा प्रबंधन से वायु प्रदूषण भी कम होता है। अपशिष्ट प्रबंधन प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। यह कचरे में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों की तीव्रता को कम कर देता है। यानी कि जब हम कचरा मैनेजमेंट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, निकलने वाली गैसें कम हो जाती हैं। रोजगार के अवसर। अपशिष्ट प्रबंधन सभी वर्गों में बड़ी मात्रा में श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। निपटान के अंतिम चरण में संग्रह से लेकर अपशिष्ट क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर, यानी कि इसमें बहुत सारे लोगों को भी लगाया जाता है, जिससे उनको जो बेरोजगार हैं रोजगार मिल जाता है। संसाधनों का सतत उपयोग। अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में ऊर्जा और संसाधनों के न्यूनतम प्रयोग करने की योजना है। अपशिष्ट प्रबंधन अवधारणा उत्पादन से जीवन चक्र का उद्देश्य संसाधनों का कुशल प्रयोग, यानी कि ज़्यादा संसाधन जब हम कोई भी इसको प्रबंध करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, पुनः यूज करते हैं, तो इससे क्या संसाधन सतत उपयोग होता है। स्वास्थ्य। अपशिष्ट के संपर्क में आने वाला स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन गतियों में हमारे आसपास के लैंडफिल के कचरे को इकट्ठा करना और उन क्षेत्रों में परिवहन करना शामिल है जहां कचरे को सुरक्षित तरीके से निपटाया जा सके, जिसमें कई स्वास्थ्य
खतरों से बचा जा सकता है। प्रश्न नंबर 33, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में जो है विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 34, विश्व अस्थमा दिवस कब से कब मनाया गया? तो इस बार 2 मई को मनाया गया। प्रश्न नंबर 35 है, अपशिष्ट प्रबंधन के नुकसान क्या क्या? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि सबसे पहला नुकसान तो वित्त का होता है, बहुत सारा पैसा, क्योंकि बेरोजगार इसमें बहुत से कार्मिक लग जाते हैं, उससे जो है वित्त का नुकसान होता है। बहुत सारी मशीनें लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को खरीदना पड़ता है पूरे सरकार को, तो इसमें सबसे पहला नुकसान है। दूसरा, श्रमिकों का स्वास्थ्य पर प्रभाव। कचरा प्रबंधन में जो श्रमिक लगते हैं वो, क्योंकि कचरा उठाते हैं उसमें से कई तरह की विषैली गैस होती हैं और गंदगी का वाला काम करते हैं, तो उससे क्या है कई तरह के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। अकुशल कचरा प्रबंधन से जो है इससे क्या होता है कई तरह के नुकसान भी होने के रहते हैं, यानी कि हमारे यहाँ क्या है कचरे को प्रबंध करने के लिए कुशल कार्मिक नहीं है, कुशल हैं, या हम पूरी तरह से उनको अडोप्ट नहीं करते, तो इससे ये भी नुकसान होता है। प्रश्न नंबर 36 है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों ये जो एक तरह का फिटकरी होता है उसी को बोलते हैं, उसका प्रयोग अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है और दवा है। एक दवा के रूप में इसका प्रयोग घावों, त्वचा की सफाई के लिए किया जाता है। पौधों में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग काफ़ी मात्रा में होता है। अधिकांश फसलें पोटेशियम एवं निष्कासन नाइट्रोजन से अधिक रहती हैं। मृदा उर्वरक के उत्पादन में दीर्घकालीन टिकाऊपन के लिए, यानी कि पौधों के तुरंत टिकाऊपन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम इंसेक्टिसाइड भी है और ऑक्सीकरण प्रक्रिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको लाल दवा भी बोला जाता है, यानी कि हम फिटकरी नहीं, सॉरी दोस्तों, इसको जो है पोटेशियम परमैंगनेट दूसरी ही चीज़ होती है जो इसको कहना मतलब पानी में डालने से लाल कलर हो जाता है, यानी कि साफ सफाई इत्यादि में काम में आती है, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहले आपको गलती से फिटकरी बता दिया, फिटकरी और चीज़ होती है। पोटेशियम परमैंगनेट को सामान्य भाषा में लाल दवा भी कहा जाता है, क्योंकि यह लाल रंग की होती है। इसका प्रयोग पेयजल के स्रोतों में, जैसे कुएँ में पानी, जो पहले कुएँ होते थे उनमें डालने के लिए इत्यादि में किया जाता था। प्रश्न नंबर 37 है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या क्या हो सकता है? तो मोबाइल, लैपटॉप, CD, पेन ड्राइव, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, फोटो कॉपी, फैक्स इत्यादि। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन में दे दिया है, एक ऑप्शन ऐसा दे दिया जो इलेक्ट्रिक कचरा नहीं है, तो आपको जो मैंने ई-बुक बनाई है दोस्तों उसमें अच्छे से कचरा क्या है, इलेक्ट्रिक कचरा क्या है और जो है ख़तरनाक कचरा क्या है, ये सब के बारे में बनाया गया है। प्रश्न नंबर 38 है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? फिटकरी का रासायनिक सूत्र तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। पोटेशियम जैसे आपको फिटकरी बोल दिया जाता है, लेकिन इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। प्रश्न नंबर 39 है, फिटकरी किस प्रकार का पदार्थ है? फिटकरी रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसमें कोई अपना रंग नहीं होता। प्रश्न नंबर 40 है, कचरा पुनर्चक्र क्या है? यह वह क्रिया है जिसमें छूटी हुई वस्तु का पुनः प्रयोग किए के लिए पुनः नवीनीकरण किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को, संसाधनों को निकालना या बिजली, गर्मी या ईंधन के रूप में ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए पुनर्चक्र किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 इसमें ही थे, 20 मान लिया पार्ट 1 में किए, 20 इसमें पार्ट 2 में किए। इस तरह करके हम इसके जो है 15, 16, 20 पार्ट बनाएंगे, जिसमें 1 लाइन टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के संबंधी है। थोड़े जो बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा हो सकता है, कुछ 1 लाइन क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, और आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। साथ ही ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295 पे आप मैसेज कर सकते हैं जिनको कोर्स लेना है या जिनको PDF लेना है सीधा। और दोस्तों साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, आप फ्री में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी इस वेबसाइट पे जाके वहाँ पर कुछ टॉपिक अभी डाल चुका हूँ, कुछ और मैं डाल दूँगा, LDC@netexam.com पर जाके विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।